नमस्ते दोस्तों, हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का थर्ड यूनिट दैट इज अदर असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ 5-6 वीडियो का ये पूरा यूनिट होगा। देखिए, हम लोगों ने जब फर्स्ट यूनिट पढ़ा था तो वहाँ हमने एक सेक्शन 10 का जिक्र किया था। सेक्शन 10 क्या कहता है कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर उसको यानी उस एग्रीमेंट को करने वाली पार्टीज कैपेबल है, अगर उनकी फ्री कॉन्सेंट है, कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्टिव लॉफुल होना चाहिए, और ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जिसको लॉ ने क्लियरली वॉइड बोल रखा हो। ऐसा हमने सेक्शन 10 में पढ़ा था फर्स्ट यूनिट के अंदर, अगर आपको याद हो तो। अब इन सारी चीज़ों को, पूरे सेक्शन 10 को हम यहाँ यूनिट 3 में पढ़ने वाले हैं। एज इट इज सेक्शन 10 यहाँ यूनिट 3 में हमारे पास आने वाला है। वैसे भी आप समझो, एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? जब सही तरीके से ऑफर दिया गया हो, प्रॉपरली उसकी एक्सेप्टेंस हो। तो ये तो बन गया हमारा प्रॉमिस। उस प्रॉमिस के बदले में कंसिडरेशन होना चाहिए, और उसके बाद पार्टीज कैपेबल होनी चाहिए। कैपेबल आपको याद होगा ना, मेजर होना चाहिए, 18 साल का होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, इंसॉल्वेंट वगैरह नहीं होना चाहिए, फ्री कॉन्सेंट होनी चाहिए। सर पे बंदूक रख के अगर हार ले ली तो नहीं चलेगा, वो हाँ नहीं चलेगी साहब, फ्री कॉन्सेंट होनी चाहिए। ये सब हमने पढ़ा था। अब आप देखो, इसमें से ऑफर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक्सेप्टेंस पढ़ चुके हैं, कंसिडरेशन पढ़ चुके हैं। यानी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के 3 स्पेसिफिक या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हम चौथे से स्टार्ट करेंगे और टोटलिटी में 4 एस्पेक्ट हम यहाँ पढ़ेंगे। एक तो कैपेसिटी पे बात करेंगे, फ्री कॉन्सेंट पे बात करेंगे, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्टिव पे बात करेंगे, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। कुछ एग्रीमेंट को लॉ ने क्लियरली बोल दिया ये वॉइड है साहब, इसको हम इजाज़त नहीं देंगे, इसको साइड कर दो साहब, तो ठीक है। ऐसा कोई एग्रीमेंट है तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, क्योंकि लॉ उसको क्लियरली बोल रहा है कि वो वॉइड है। अब हम यहाँ इन 4 बेसिक एलिमेंट्स को पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। एक बंदा कैपेबल कब होता है? फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, हमने कहा तो मेजर होना चाहिए। यानी माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या? नहीं। कॉन्ट्रैक्ट कब कर सकता है? जब बंदा मेजर हो। मेजर कौन होता है? 18 या 18 प्लस। 18 हो गया तो भी चलेगा। जैसे आज बर्थडे, रात को 12 बज गए, जैसे 18 साल कंप्लीट हुए, यस नाउ आई कैन एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, मैं आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। हाँ, ये किसमें लिखा हुआ था? इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 में। इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 में याद होगा, वहां एक 21 ईयर्स का क्लॉज भी था। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी के माइनॉरिटी में ही नेचुरल पेरेंट्स मर जाए, यानी माता पिता की डेथ हो जाए, और कोर्ट से गार्जियन अपॉइंट हो, तो इन दैट केस वो अपनी प्रॉपर्टी को बाउंड करते हुए, जो उसकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी उसको बाउंड करते हुए कोई भी एग्रीमेंट तब कर सकता है जब उसकी एज 21 साल की हो चुकी है। उससे पहले वो अपनी प्रॉपर्टी को बाउंड नहीं कर सकता, अपनी प्रॉपर्टी को लायबल बनाते हुए कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकता। यानी वहां उसकी मेजॉरिटी कब आएगी? 21 ईयर्स में। साउंड माइंड हमने पढ़ा था। साउंड माइंड का मतलब क्या था? अरे भैया, साउंड माइंड पढ़ा था ना। साउंड माइंड का मतलब क्या था? कि ऐसे करो तो आवाज आनी चाहिए, पढ़ा था। अरे ये नहीं था। साउंड माइंड का मतलब क्या था? कि एक व्यक्ति अपना भला बुरा सोच सके तो साउंड माइंड का है। यानी पागल दारू पी रखी एकदम टुन्न मस्त वाला, अपना भला बुरा नहीं सोच पा रहा, भयंकर वाला बुखार है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है, भांग वांग टिका रखी है एकदम, भयंकर वाली खुशी है, भयंकर वाला गम है, तो ये सब अनसाउंड माइंड वाली चीजें। याद करो, मैंने कहा था अगर कोई व्यक्ति का रोज दिमाग बराबर चलता है पर अमावस के दिन बत्ती बुझ जाती है, रोज तो दिमाग बराबर काम करता है पर अमावस के दिन बत्ती बुझ जाती है, इन दैट केस वो अमावस के दिन कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इन दैट केस अमावस के दिन कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। अगर उस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया तो वॉइड है। जिस समय कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उस समय साउंड माइंड होना चाहिए, उस समय बत्ती बराबर जलनी चाहिए। जब कॉन्ट्रैक्ट किया उससे पहले साउंड था, उसके बाद साउंड है, कोई मैटर नहीं करता। जब एग्रीमेंट किया उस समय साउंड होना चाहिए। जिसकी रोज बत्ती चलती है, अमावस के दिन बत्ती नहीं चलती, अगर अमावस के दिन एग्रीमेंट किया वाइड है। रोज पागल है एकदम, कुछ समझ नहीं आता, उसका दिमाग खराब है, लेकिन पूर्णिमा के दिन तो उसकी ट्यूबलाइट अचानक पक जल जाती है। यानी पूर्णिमा के दिन वो साउंड माइंड का है, उसका दिमाग रैशनली काम कर रहा है। तो पूर्णिमा के दिन अगर कोई एग्रीमेंट करेगा देन इट इज वैलिड। अमावस पूर्णिमा सिर्फ ये ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, लॉजिकली मैं समझाना चाह रहा हूं। ए पर्सन यूजुअली ऑफ साउंड माइंड कैन नॉट एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट
इन अनसाउंड इंटरवल्स। यूजुअली ऑफ साउंड माइंड अनसाउंड इंटरवल्स में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, एंड ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन साउंड इंटरवल्स। जब वो इंटरवल मतलब वो समय अवधि जब वो साउंड है उस समय वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लास्ट, नॉट डिस्क्वालीफाइड। कुछ लोगों को लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर रखा है, जैसे प्रेसिडेंट वगैरह नहीं कर सकते, फॉरेन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह आएंगे, डिप्लोमेट्स वगैरह आएंगे, वो नहीं कर सकते, कन्विक्ट्स, इंसॉल्वेंट, ये लोग नहीं कर सकते। इनकी लिस्ट है, 5, 7, 8 नाम है, उनको हम सारा डिस्कस कर लेंगे। चलिए आज की इस क्लास में कैपेसिटी को हम आगे समझते हैं। ये सेक्शन 10 का जिक्र यहाँ कर रखा है कि भैया सेक्शन 10 जो है वो कहता है कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन कब होगा? जब पार्टीज कॉम्पिटेंट हो, फ्री कॉन्सेंट हो, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्टिव हो, एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड हो। इनमें से आज हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं। आज हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं, दैट इज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब कौन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए योग्य है। यहां सेक्शन 11 में इसका जिक्र है। सेक्शन 11 में देखो, सेक्शन 10 ने बोला कौन कर सकता है, उसमें 4 नाम आ गए, 4 में से पहला कहां आ गया? सेक्शन 11 में कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी। क्या लिखा, ध्यान से देखना इसको। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। एवरी पर्सन is competent to contract who is of age of majority। हर बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, पर पहला वो क्या होना चाहिए? मेजर होना चाहिए। तो पहली शर्त क्या आ गई? मेजॉरिटी। नो, व्हाट इज द एज ऑफ मेजॉरिटी इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एज ऑफ मेजॉरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं मेंशन्ड है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्लियरली रेफरेंस देता है कि जहां भी लिखी हुई है वहां से देख लेना मेजॉरिटी की एज क्या है। देखो क्या बोलता है ये, हु इज ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट टू। जिस भी लॉ से, जिस भी एक्ट से वो बिलोंग करता है, उस अकॉर्डिंग उसकी मेजोरिटी की एज होनी चाहिए। जिस भी लॉ से, जिस भी एक्ट से वो बिलोंग करता है। इसने इंडियन मेजोरिटी एक्ट नहीं लिखा। देखो लॉ चेंज हो सकते हैं, मेजोरिटी को लेकर कोई नया लॉ आ जाए। हो सकता है कभी इंडिया में ऐसा हो जाए कि मेजोरिटी को लेकर स्टेट वाइज लॉ आ जाए। एक स्टेट बोल रहा है हमारे 18 साल का बंदा मेजर होगा, दूसरा स्टेट कह रहा है हमारे 16 साल का मेजर होगा, तीसरा स्टेट कह रहा है हमारे 20 साल का मेजर होगा। माइट भी पॉसिबल, फ्यूचर किसने देखा है। लॉ सेफ साइड चलता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं नहीं लिखा कि भैया मेजोरिटी एक्ट में लिखा हुआ। उसने बोला भैया जिस भी लॉ से वो बिलोंग करता है। कभी हो सकता है ऐसा आ जाए कि बॉयज की मेजोरिटी एज 20 हो जाए और गर्ल्स की 18 ही रहे। ठीक है ना, फ्यूचर में किसने देखा है क्या होगा। भाई कश्मीर से 370 हटेगा, किसको पता था। मैंने जीवन के 12 साल तक ऐसे पढ़ाया है, लाइफ में 12 साल तक मैंने ऐसे पढ़ाया है दैट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमेशा हम ये पढ़ाते थे कि पूरे देश में लगता है जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। और आज मैं गर्व के साथ बोल सकता हूं दैट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर वाला एक्सेप्शन अब खत्म हो चुका है। किसने देखा, किसको पता था कभी खत्म होगा। इसीलिए लॉ हमेशा अनसर्टेनिटीज को मानते हुए चलता है। क्या बोला, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेफ साइड पे। उसने बोला देखो भाई ऐसा है, हर व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन उसकी एज ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए। जिस भी लॉ से वो बिलोंग करता है उस लॉ के अकॉर्डिंग उसकी मेजोरिटी होनी चाहिए। लॉ कौन सा? इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875। एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड। तो दूसरी कंडीशन क्या डाल दी? साउंड माइंड का होना चाहिए। एंड तीसरा, एंड इज नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। कोई सा भी दूसरा लॉ जिससे उसका पाला पड़ा है, जिससे वो रिलेट कर रहा है, जिससे वो सब्जेक्ट कर रहा है, उसने उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया। जैसे अगर आपको जेल हो गई, सजा हो गई, तो वह पिनल कोड वाली बात आ जाएगी। अगर आप इंसॉल्वेंट के लिए कोर्ट में दायर डालते हो तो इंसॉल्वेंसी को लेकर जो एक्ट है वो वहां पे आ जाएगा, और वो क्या कह देगा कि आप डिस्क्वालीफाइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इन सब में सबसे डिटेल में हम बात करेंगे मेजोरिटी वाली बात को लेकर। यहां बेसिकली क्या है, माइनर के राइट्स एंड ड्यूटीज को लेकर हमारा डिस्कशन बढ़ जाएगा कि माइनर का पोजीशन क्या रहता है, उसको लेकर हमारा डिस्कशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। चलिए माइनर की बात हम करें, स्टार्ट करें। मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, ये एक माइनर है। इस बात को माइंड में रखना, पूरा 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 इसका नाम मैं रख देता हूं छोटू। माइनर है ना, छोटू माइनर। हाँ, लॉ क्या कहता है, इस माइनर के चारों तरफ, इस माइनर के चारों तरफ एक दिव्य शक्ति है। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है इस माइनर की चारों तरफ एक दिव्य शक्ति है। ये एक सुरक्षा कवच है जो किसी भी लाइबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी से माइनर को सेफगार्ड करेगा। यानी माइनर कभी भी किसी भी केस में लाइबल
नहीं हो सकता, रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, अकाउंटेबल नहीं हो सकता। माइनर के पास सुरक्षा कवच है, ये सुरक्षा कवच इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने ही दिया है। उसने बोला कि भाई माइनर तो बच्चा है, अब बच्चे की जान लोगे क्या तुम? यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है कि माइनर एक छोटा बच्चा है, किसी भी केस में आप माइनर के खिलाफ, किसी भी केस में आप माइनर के खिलाफ कोई भी लाइबिलिटी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते कि यार इस माइनर को तो हम जिम्मेदार मानेंगे, नहीं साहब, इसकी गलती नहीं है। अगर गलती है तो भी आप ये मान के चलो, अगर इसकी गलती है तो भी आप ये मान के चलो कि बच्चा है और मन का सच्चा है, अक्ल का थोड़ा कच्चा हो सकता है पर ये बच्चा है। मैं यहाँ आपको एक चीज़ बताऊँ, हमारे कानून में एक बात थोड़ी सी गलत लिखी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थोड़ा सा गलत है। मैं उसको समझाने की कोशिश करूँ कि गलती क्या है और क्या नहीं, समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर क्या बोला कि कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज वॉइड, यही पढ़ाया गया है ना हमको कि माइनर इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग द कॉन्ट्रैक्ट, हेंस ए कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज वॉइड। मैं क्लियर करूं आपको, इंग्लिश लॉ में, इंग्लिश लॉ मतलब इंग्लैंड में जो कानून है उसमें ये वॉइडेबल है, उसमें नाम दिया गया वॉइडेबल। और इंडिया वालों ने भी नाम वॉइड दे दिया है वॉइडेबल। मतलब कैसे? ये कोई माइनर है, ये कोई माइनर है और ये कोई मेजर है साहब, इधर कोई माइनर है, इधर कोई मेजर है। अगर इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये इसके खिलाफ केस कर सकता है, ये इसके खिलाफ एनफोर्स कर सकता है, लेकिन मोटू छोटू के खिलाफ केस नहीं कर सकता, एनफोर्स नहीं कर सकता। तो लॉ क्या कहता है? एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड, एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड, बट ओनली अगेंस्ट माइनर इज वॉइड। यानी जब माइनर के खिलाफ बात आएगी तो वॉइड है, जब माइनर के पक्ष की बात होगी तो वैलिड है। जब माइनर के खिलाफ की बात होगी तो वॉइड है, और जब माइनर के पक्ष की बात होगी तो वो वैलिड है। माइनर के खिलाफ बात होगी तो वॉइड है, और माइनर के पक्ष में है तो 100% वैलिड है साहब। ये क्या मजे ले रहे हो? बिल्कुल मजे ले रहा कानून। लॉ क्या कहता है? सपोज करो, ये छोटू और मोटी की अपन बात कर लेते हैं। चलो थोड़ा सा रब कर दूं मैं बीच में से एक बार। चलो देखिए लॉ क्या कहता है। अगर छोटू एक प्रॉमिसरी नोट लिखता है, प्रॉमिसरी नोट, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर मोटू ए सम ऑफ रुपीज 5,000, सम ऑफ रुपीज 5,000 ऑन दिस डेट दिस प्लेस। यानी छोटू माइनर एक प्रॉमिसरी नोट लिखता है इन द फेवर ऑफ मेजर मोटू, आई प्रॉमिस टू पे दिस मच अमाउंट दिस डेट दिस प्लेस, साइन है, स्टाम्प है, सब है, बट दिस इज वॉइड, दिस इज वॉइड, इसकी लीगल वैल्यू 0 है, ये खत्म है साहब। क्यों? क्योंकि माइनर के अगेंस्ट में एग्रीमेंट वॉइड होगा। यहां समझना, मोटू लिखता है प्रॉमिसरी नोट, आई प्रॉमिस टू पे छोटू ए सम ऑफ रुपीज दिस मच अमाउंट। यानी यहां प्रॉमिसरी नोट कौन लिख रहा है? एक मेजर लिख रहा है इन द फेवर ऑफ माइनर। अब लॉ क्या कहता है कि ये वैलिड है। अब लॉ क्या कहता है? वैलिड है। अगर मेजर ने उस माइनर को, यानी मोटू ने छोटू को पैसे नहीं दिए तो छोटू मोटू के खिलाफ सूट फाइल कर सकता है। यानी अगर मोटू ने छोटू को प्रोमिसरी नोट लिख के दे दिया है तो छोटू उसको एनफोर्स करवा सकता है, लेकिन अगर छोटू ने मोटू को लिख के दिया होता तो मोटू एनफोर्स नहीं करवा सकता। यानी क्लियर करो, एग्रीमेंट विथ माइनर इज void against minor, an agreement with minor is void against minor। यानी अगर मोटू मान लो 2 लाख रुपए छोटू को उधार देते, समझना, मोटू छोटू को 2 लाख रुपए उधार देते और छोटू एग्रीमेंट लिख के देते कि यार मैंने 2 लाख रुपए आपसे उधार लिए हैं और आई प्रॉमिस कि मैं पे बैक करूंगा, और फिर वो माइनर कहीं पे भी उन 2 लाख रुपए को स्पेंड कर दे, वो जो 2 लाख रुपीस थे
उनको उसने कहीं पे स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया, वो पैसे उसके पास नहीं बचे, खर्च हो गए पैसे। नाउ मोटू वांट टू, दैट मेजर पर्सन वांट टू फाइल ए सूट अगेंस्ट द छोटू। वो मोटू भैया जो हैं वो उस माइनर के अगेंस्ट में, उस छोटू के अगेंस्ट में सूट फाइल करना चाहते हैं, नहीं कर सकते, पैसे की रिकवरी नहीं होगी। डूब गए? हाँ साहब डूब गए, गए आपके, राम नाम सत्य है, पैसों का राम नाम सत्य है, हो चुका है, आपके पैसे डूब चुके, आपके पैसे गए साहब, गए, बाय बाय टाटा सी यू कर दो, आप पैसों को गए। और यही अगर माइनर ने पैसे दिए होते तो रिकवर कर सकता था। ये लॉ में मजे हैं। देखो क्या बोला जाता है, क्लियर बोला है, कॉन्ट्रैक्ट मेड with or by a minor is void ab initio. A minor is not competent to contract and any agreement with minor or by a minor is void from the very beginning. वापस लेकिन ये आगे अगला पॉइंट बोल देगा कि void only against minor. इसमें सबसे फेमस केस स्टडी है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। एक व्यक्ति ने माइनर को पैसे उधार दिए, फिर वो तो मर गया, उसकी वाइफ ने केस फाइल किया पैसे रिकवर करने के लिए, पैसे रिकवर करने के लिए, जो कि अब मेजर हो चुका था, अब उसकी एज 18 साल प्लस हो चुकी थी। लेकिन उसने बोला कि जिस दिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस समय तो माइनर था, यानी दैट कॉन्ट्रैक्ट वाज वॉइड अब इनिशियो। अब मैं मेजर हो गया हूँ तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, जब एग्रीमेंट इनिशियली वॉइड था, इनिशियली उसकी लीगल वैल्यू 0 थी, तो अब तो 0 ही रहेगी, यू कांट क्लेम। और कोर्ट ने भी यही कहा कि मोहरी बीवी को एक पैसा भी धर्मदास घोष से नहीं मिलेगा, मोहरी बीवी को एक पैसा भी धर्मदास घोष से नहीं मिलेगा। ठीक है। नो रेटिफिकेशन ऑन द एज ऑफ मेजोरिटी। एक माइनर ने माइनॉरिटी में कॉन्ट्रैक्ट किया, अब मेजर हो गया, अब वो ये कहता है कि माइनॉरिटी में जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था मैं उसको वैलिड मानता हूं, तो लॉ कहता है नहीं, उसकी लीगल वैल्यू 0 है, यू कांट रेटिफाई इट। रेटिफाई करना यानी किसी चीज की पुष्टि करना, उसको सही ठहराना, उसको स्वीकार करना, उसको एक्सेप्ट करना, कहना कि हाँ हाँ ये सही है, ये कहलाता है रेटिफिकेशन, नॉट रेक्टिफिकेशन। हम करेक्शन की बात नहीं कर रहे, रेक्टिफिकेशन अलग होता है, रेटिफिकेशन अलग होता है। रेटिफिकेशन मतलब पुष्टि करना, किसी चीज को सही ठहराना कि हाँ मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि ऐसा कुछ है। यानी मान लो एक माइनर ने दूसरे माइनर के साथ शादी का एग्रीमेंट हुआ कि 4 साल बाद शादी करेंगे। अब जब शादी का एग्रीमेंट हुआ तब तो दोनों माइनर थे, बड़े होने के बाद वो माइनर, यानी उनमें से एक माइनर है, मान लो वो उस बात को रेटिफाई करना चाहता है, कहता है भाई 4 साल पहले जो एग्रीमेंट हो तो सही है, शादी तो इसी से होगी मेरी, उसको मेरे से करनी पड़ेगी। तो लॉ कहता है कि दैट इज वॉइड एब इनिशियो, जो शुरुआत से ही वॉइड है, आप उसको कभी रेटिफाई कर ही नहीं सकते। जिसकी लीगल वैल्यू शुरू में 0 थी, आप बोलो अब तो हम उसको लीगली स्वीकार करेंगे, आप कैसे स्वीकार करोगे, शुरू से 0 था, उसकी लीगल वैल्यू नहीं बनती है। यानी एक्स ए माइनर मेक्स ए प्रोमिसरी नोट इन द नेम ऑफ वाई, ऑन अटेनिंग मेजोरिटी ही कैन नॉट रेटिफाई इट। बड़ा होकर वो नहीं कह सकता कि हाँ मैं उस प्रोमिसरी नोट को स्वीकार करता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैंने प्रोमिसरी नोट इसको दिया था और मैं उसके लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ, नहीं मान सकता है वो, उसको नया प्रोमिसरी नोट बनाना पड़ेगा। अगर उसको इतनी इच्छा पैसा देने की तो दे दे पैसा, लेकिन नया प्रोमिसरी नोट, पुराने वाले प्रोमिसरी नोट की लीगल वैल्यू क्या होगी, 0। माइनर कैन बी बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट्स आउट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। बस ये सारा खेल हो गया वॉइड की जगह वॉइडेबल वाला। लेकिन हम हाँ एग्जाम में क्या लिखेंगे, एग्जाम में वॉइड लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड। लेकिन वॉइड का परिभाषा क्या है, वॉइड अगेंस्ट माइनर, माइनर बेनिफिट ले सकता है। यानी यहां लिखा है कि दो ए माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, नथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट कैन प्रिवेंट हिम फ्रॉम मेकिंग द अदर पार्टी बाउंड टू द माइनर। दूसरी पार्टी को बाउंड कर सकते हैं, उसको लॉ कहीं मना नहीं करता। यानी ए प्रोमिसरी नोट ड्यूली एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ माइनर इज नॉट वॉइड, वॉइड नहीं अगर माइनर के फेवर में कोई प्रोमिसरी नोट है तो, एंड कैन बी शूड अपॉन बाय हिम, और वो उस पर केस कर सकता है, बिकॉज ही दो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में येट एक्सेप्ट ए बेनिफिट, वो बेनिफिट तो ले सकता है। यहां पार्टनरशिप फर्म की बात आ गई। एक माइनर पार्टनर नहीं हो सकता फर्म में, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 30 कहता है कि उसको सिर्फ बेनिफिट्स के लिए, सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए फर्म में एडमिट किया जा सकता है। यानी माइनर पार्टनर हो सकता है क्या, नहीं। आप 4 पार्टनर हो, आप बोलो कि यार ये माइनर को भी हम लेना चाहते हैं, हम प्रॉफिट्स देंगे, चलेगा। लॉसेस में उसका हिस्सा, फर्म डूब गई, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली बात आती है, भाई घरों से पैसा लेकर आओ, फर्म में 1 करोड़ लगे हुए थे, नुकसान 2 करोड़ का हो गया, लोन वगैरह ले रखा था वो, उसका नुकसान हो गया। तो बाकी जो पार्टनर्स है उनके घरों से पैसा लाया जाएगा, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से पैसा लाया जाएगा, पर माइनर के नहीं, माइनर की लायबिलिटी नहीं बनती है साहब, माइनर खाली बेनिफिट्स में आ सकता है। ए मॉर्गेज वाज एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ माइनर, कोई चीज़ गिरवी वगैरह रखी होगी तो उसका एग्रीमेंट माइनर के फेवर में था कि भाई आपको हम पैसा देंगे, और ये उसको एनफोर्स कर सकता है।
माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, हाँ लॉ कहता है अगर माइनर खुद को किसी के सामने जाके ऐसे रिप्रेजेंट करे कि मैं मेजर हूं, और फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद लोन वगैरह लेने के बाद पता पड़ जाए कि साहब ये माइनर था, तो लोन देने वाले की गलती है। माइनर ने अपने आप को झूठा रिप्रेजेंट किया तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि देखो तो बच्चा था, वो तो कुछ भी कर सकता है। इट वाज डिफॉल्ट, इट वाज फॉल्ट ऑफ द पर्सन हु वाज मेजर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, जो मेजर था उस समय उसकी गलती है। ए माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी एंड इज नॉट स्टॉप्ड टू डू सो इवन वेयर ही takes loan or enter into any contract by falsely representing that he was major। यानी एक माइनर है, थोड़ी दाढ़ी मूछ आने लग गई, थोड़ी दाढ़ी मूछ आने लग गई, एक आदमी के पास जाए बोले भाई साहब 10 लाख रुपए उधार चाहिए थे, ये मेरा प्लॉट है, मैं आपके पास मॉर्टगेज करता हूँ, 10 लाख रुपए उधार चाहिए थे। ठीक है साहब, सामने वाले ने कहा तू माइनर तो नहीं है, बोले दाढ़ी मूछ देखिए आपने, माइनर लगता हूँ दाढ़ी मूछ में, मेजर हूँ मैं, और सामने वाला एग्रीमेंट कर लेता है, तो लॉ कहता है आपकी गलती है। रूल ऑफ एस्टोपल कैन नॉट बी अप्लाइड अगेंस्ट ए माइनर, इट मीन्स ही कैन नॉट बी अलाउड, ही कैन बी अलाउड टू प्ली हिज माइनॉरिटी इन डिफेंस। यानी कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि इसने आके झूठ बोला था। रूल ऑफ एस्टोपल मतलब उसका कंडक्ट, एस्टोपल का मतलब होता है कंडक्ट, कंडक्ट रूल ऑफ एस्टोपल कंडक्ट के लिए अप्लाई होता है, कंडक्ट के लिए कि उसका रहन सहन, उसका आचार विचार कैसा था। तो भाई उसने तो खुद को सर मेजर बताया था, उसने कंडक्ट तो मेजर जैसा किया था, किया होगा, उसने किया होगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद वो बोल दे कि मैं माइनर हूं, जब साहब 10 लाख रुपए तो खर्च हो गए, मैं तो छोटा बच्चा हूं, तो खर्च हो गए, मैं क्या करूं, तो जब साहब कहेंगे साहब तो छोटा बच्चा खर्च हो गया, आपकी गलती, आपने क्यों दी है। लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज, अलग अलग सिचुएशन में माइनर की हम पोजीशन देख रहे हैं। लॉ कहता है कि माइनर के खिलाफ कभी केस नहीं किया जा सकता, माइनर को सिर्फ बेनिफिट्स मिल सकते, कभी कोई लायबिलिटी नहीं, कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। इसमें अगर माइनर को फायदा है तो नुकसान भी है। समझो एक माइनर है, उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी पड़ी है, लेकिन कैश पैसा नहीं है, उसको मान लो ट्रीटमेंट कराना है, कुछ पैसों की जरूरत पड़ी। अब अभी तक के जो प्रोविजन हमने देखे उसके अकॉर्डिंग आप सुनना समझना, वो किसी के पास भी चला जाए, हाथ पांव जोड़ ले, बोले साहब मेरी प्रॉपर्टी मैं आपको गिरवी रख देता हूं, मैं बेच देता हूं, आप मुझे पैसे उधार दे दो, कोई नहीं देगा पैसे उधार। क्यों? माइनर बेचेगा तो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, माइनर गिरवी रखेगा तो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, यानी कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड है। माइनर पैसे ले जाएगा, कल मना कर देगा तो आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। अब माइनर को पैसों की जरूरत है, उसका अपना ट्रीटमेंट कराना, उसको अपने पापा का ट्रीटमेंट कराना, मम्मी का ट्रीटमेंट कराना, उसको भयंकर वाली नीड है, लेकिन वो पैसा नहीं ले सकता, कोई इस पर विश्वास ही नहीं कर रहा, क्यों पैसा दूं मैं माइनर को। माइनर पैसा लेगा और कह देगा भैया मैं तो नहीं दे रहा, प्रॉपर्टी गिरवी रखी, एग्रीमेंट तो वॉइड है, प्रॉपर्टी सेल करी, एग्रीमेंट तो वॉइड है, एग्रीमेंट बना कहां, लीगल वैल्यू बनी का। लॉ कहता है कि भैया इसमें तो क्या माइनर को कभी बहुत ज्यादा नेसेसरी होगी तो भी वो फंस जाएगा, इसलिए नेसेसरी के केस में लॉ ने अलग प्रोविजन दिया कि अगर कभी भी माइनर को नेसेसरी से सप्लाई की गई है, अगर कभी माइनर को नेसेसरी सप्लाई की गई है तो माइनर की प्रॉपर्टी में से रिकवर कर सकते हैं। देखो पर्सनल लायबिलिटी नहीं बनती है, नो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ माइनर, ओनली हिज प्रॉपर्टी इज लायबल, उसकी प्रॉपर्टी लायबल होगी, लेकिन कब नेसेसरी सप्लाई की गई है तो। देखो यहां दो बातें, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर गुड्स रीजनेबली नेसेसरी फॉर हिज सपोर्ट इन द सिचुएशन इन द स्टेशन ऑफ लाइफ, मतलब उसकी जो लाइफ में उसकी जो सिचुएशन है, स्टेशन मतलब जो उसकी परिस्थितियां हैं, सिचुएशन मतलब उसको सपोर्ट करने के लिए वो नेसेसरीज जरूरी हो, और दूसरी बात उसके पास ऑलरेडी ऐसी कोई नेसेसरीज नहीं हो। देखो नेसेसरीज एक लिमिट तक नेसेसरी होती है, 4 रोटी मैं खाता हूं तो 4 रोटी नेसेसरी है, 5वीं रोटी मेरे लिए तो जरूरी नहीं थी ना, नेसेसरी नहीं थी। तो लॉ कहता है कि वो नेसेसरी हो, पहली बात, और दूसरा वो नेसेसरी आइटम उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल नहीं था और फिर किसी ने अगर उसको सपोर्ट किया है तो इन दैट केस उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर किया जा सकता है। सिर्फ प्रॉपर्टी में से नेसेसरी सप्लाइड, ए क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइड टू माइनर इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, बट माइनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल होगी, और सिर्फ कितने के लिए, वैल्यू ऑफ द नेसेसरी, उससे ज्यादा के लिए नहीं। अब समझो नेसेसरी की वैल्यू थी 100 रुपया, माइनर आया, हमको लगा इसको तो गरज है, मैंने कहा देख भाई 500 रुपये तू अगर एग्रीमेंट लिखता हो प्रॉपर्टी का कि भैया नेसेसरी आइटम है और तो मैं तेरे को दूं, लॉ कहता है कि कल मैं उसकी प्रॉपर्टी में से 100 ही रिकवर कर सकता हूं, क्योंकि उसकी चीज़ की वैल्यू 100 थी। अब जबरदस्ती माइनर से 500 लिखवा लोगे तो 500 नहीं मिलेंगे।
नेसेसरी मीन्स दोज थिंग्स दैट आर एसेंशियली नीडेड बाय ए माइनर, दे कैन नॉट इंक्लूड लग्जरीज, लग्जरी नहीं आएगा, कॉस्टली आइटम नहीं आएगा, अननेसेसरी आर्टिकल्स नहीं आएंगे। नेसेसरी का एक्सटेंशन थोड़ा सा लंबा है, पर्सन वुड सप्लाई टू एन इन्फेंट इन दैट क्लास ऑफ सोसाइटी। भाई वो कह रहा है कि भाई नेसेसरी का मतलब हम ये कह रहे हैं कि उसकी जो लिविंग है उसके हिसाब से, यानी एक ऐसा बच्चा है जिसने अपने पेरेंट्स की इनकम देखी हमेशा 100, 200, 500 रुपये महीना या 5,000 रुपये महीना, और एक दूसरा बच्चा जिसने अपनी पेरेंट्स की इनकम देखी 10 लाख रुपए महीना, तो 500 रुपये वाले की नेसेसरी का दायरा अलग होगा, 10 लाख वाले की नेसेसरी का दायरा अलग होगा, दोनों के नेसेसरी का दायरा अलग होगा। उसके लिए कार में पेट्रोल डलवाना भी नेसेसरी हो सकता है, उसके लिए नहीं हो सकता। समझो, आप सिचुएशन पर डिपेंड करेगा पहली बात तो, कि किस क्लास ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करता है वो इन्फेंट यानी वो बच्चा। ठीक है, इसने एग्जाम्पल दी एक्सपेंसेस ऑन माइनर्स एजुकेशन ऑन फ्यूनरल सेरेमनी, पिताजी माताजी किसी की डेथ होगी उनका फ्यूनरल करवाना है, उसके लिए पैसे उधार चाहिए, वो भी नेसेसरी है। खुद का मेडिकल तो नेसेसरी है ही है, पेरेंट्स का, फैमिली मेंबर का मेडिकल चेकअप ट्रीटमेंट कराना के लिए पैसा चाहिए तो वो भी नेसेसरी में आएगा। द होल क्वेश्चन टर्न्स अपॉन द माइनर स्टेटस इन लाइफ, यानी क्या नेसेसरी होगा, ये सब का सब माइनर के स्टेटस पे डिपेंड करता है, माइनर किस जीवन से किस रहन सहन से बिलोंग करता है। यहाँ बोला यूटिलिटी रेदर देन ऑर्नामेंट इज द क्राइटेरिया, मतलब ऑर्नामेंट मतलब गहने होते हैं, तो यहाँ उसका वर्ड का मतलब है लग्जरी, ऑर्नामेंट मतलब लग्जरी, यूटिलिटी मतलब नेसेसरी। वो कह रहा है भाई नेसेसरी जो जरूरी है वो है, लग्जरी को हम नहीं लेंगे, क्राइटेरिया ये है। अब जरूरी क्या है ये डिपेंड करेगा उस पर्सन के लिविंग स्टैंडर्ड पर, उस माइनर के लिविंग स्टैंडर्ड पर। कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियंस, अगर कोई गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट करेगा चलेगा क्या, चलेगा 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 चलेगा, अगर माइनर के बेनिफिट में है तो। एक माइनर को मूवी में एक्ट करना है, एक्टर है, माइनर होते हैं ना छोटे बच्चे एक्टिंग करते हैं, माइनर को मूवी में एक्ट करना है। माइनर बहुत जबरदस्त सॉफ्टवेयर में दिमाग रखता है, 14 साल का बच्चा, लेकिन सॉफ्टवेयर में उसका पट पट हाथ चलता है खतरनाक वाला। अब किसी कंपनी में उसको जॉब करनी है, जॉब ऑफर आया, एम्प्लॉयमेंट का एग्रीमेंट कैसे होगा, कंपनी में अगर किसी फिल्म में अगर काम करना है तो वहां पे एग्रीमेंट कैसे होगा, तो मेजर उसके जो गार्जियंस होंगे वो करेंगे। यहां लिखा है कि माइनर का एग्रीमेंट वॉइड होता है, लेकिन अगर उसके गार्जियन कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं माइनर के बिहाफ पर जो उसका माइनर के लिए बेनिफिशियल हो, तो उसको हम वैलिड मानेंगे। यानी अंडर सर्कमस्टेंसेस एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सर्टेन सर्कमस्टेंसेस मतलब वो एग्रीमेंट जो उस माइनर के लिए अच्छा हो, माइनर के भले में हो, माइनर के हित में हो। वेयर द गार्जियन मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द माइनर विच इज विद इन द कॉम्पिटेंस एंड विच इज फॉर बेनिफिट ऑफ द माइनर, यानी उसकी योग्यता के अंदर उसके कॉम्पिटेंस में हो और माइनर के बेनिफिट में हो, तो उसको हम बोलेंगे वैलिड। विद इन कॉम्पिटेंस का मतलब क्या, आप समझो कोर्ट, किसी माइनर के पेरेंट्स एक्सपायर हो गए, कोर्ट ने गार्जियंस को अपॉइंट किया, बोला आप देखभाल करोगे जब तक मेजर ना हो जाता, लेकिन आप प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का अधिकार नहीं रखते हो। तो अब उन पेरेंट्स की, उन गार्जियंस की, मतलब पेरेंट्स नहीं या गार्जियन बोल लूँ, उस गार्जियन की कॉम्पिटेंस ही नहीं है, उस गार्जियन की कॉम्पिटेंस ही नहीं है प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का एग्रीमेंट करना, बेनिफिट का तो बात ही नहीं आता है। माइनर की बेनिफिट में सर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 50 लाख में मिल रही होगी, यू कांट एंटर इनटू दिस कॉन्ट्रैक्ट। बेनिफिट तो सेकेंडरी है, पहली बात है कि आपका कॉम्पिटेंस है कि नहीं है, कोर्ट ने मना कर रखा है, आपको खाली देखभाल करनी है, आपको प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का अधिकार ही नहीं है, कोर्ट ने आपको मना कर रखा है, तो दैट गार्जियन इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। हाँ, अगर कॉम्पिटेंस में है और फिर बेनिफिट में है तो उसको हम वैलिड मान लेंगे। यहाँ क्लियर बोला, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ ए माइनर आर नॉट वैलिड। फॉर इंस्टेंस, द गार्जियन ऑफ ए माइनर हैज नो पावर टू बाइंड द माइनर बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। गार्जियन माइनर के बिहाफ पर परचेज एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कर सकते। हाँ, पेरेंट्स फिर भी कर सकते हैं, पेरेंट्स कर सकते हैं, जो नेचुरल पेरेंट्स हैं मम्मी पापा वो कर सकते हैं, गार्जियंस नहीं कर सकते। ठीक है, बट ए कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय सर्टिफाइड गार्जियंस, जिनको कोर्ट ने अपॉइंट किया है प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के लिए। मान लो कभी ऐसा मामला ऐसा फंस जाए, पिताजी थे, पिताजी की फैक्ट्री वगैरह थी, डेथ हो गई, एकदम से फैक्ट्री बंद हो गई और अब कुछ प्रॉपर्टियाँ और है, समझना, और उस फैक्ट्री में कुछ बैंक का लोन है या कुछ एम्प्लॉयज़ थे उनको पेमेंट करना है, अब प्रॉपर्टी सेल करने की नौबत आ गई, साहब यहाँ सेल तो करनी पड़ेगी। तो फिर क्या होता है, कोर्ट की देख रेख में कुछ पर्सन्स अपॉइंट किए जाते हैं, कोर्ट की देख रेख में वो लोग उस प्रॉपर्टी का ऑक्शन करने का काम करवाएंगे और उनके द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। यानी वो सर्टिफाइड गार्जियंस है माइनर के लिए, जिनको कोर्ट ने ये अधिकार दिया है कि वो माइनर की प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या मानेंगे, वहाँ वैलिड मानेंगे। नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस,
वो तो ऑब्वियस है ना यार। मैंने माइनर से कॉन्टेक्ट किया कि मैं तुझे 5,000 रुपये दूंगा, बदले में तू मेरी पेंटिंग बनाते। मैंने 5,000 दे दिए, वो बोलते पेंटिंग नहीं बनाऊंगा। मैंने 5,000 पेंटिंग बनाने के थोड़ी लिए थे, मैंने तो 5,000 आपको सी बनाने के लिए थे। माइनर बोल दे ना, क्या कर सकते हो आप, यू कांट डू एनीथिंग। आपके पास साधन क्या है? कोई ऑप्शन नहीं, आपके पास कोई साधन नहीं है। माइनस एग्रीमेंट बीइंग एब्सोल्युटली वॉइड। अब कभी नहीं बोल सकते कि भैया तूने इस काम के लिए पैसे लिए थे, काम कर, इस काम का अपना एग्रीमेंट हो तो काम कर, नहीं साहब, माइनर नहीं करेगा। नो इंसॉल्वेंसी, जब माइनर की कोई लाइबिलिटी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, पर्सनली लाइबल ही नहीं है। माइनर तो नेसेसरीज के केस में लाइबल होता है, वो भी उसकी प्रॉपर्टी लाइबल होती है, पर्सनल लाइबिलिटी कभी है ही नहीं। तो इंसॉल्वेंट कैसे होगा? इंसॉल्वेंट मतलब क्या कि लोग पैसे मांगते मेरे पास है ही नहीं, लोग पैसे मांग ही नहीं सकते मेरे से, तो मैं कैसे इंसॉल्वेंट होऊंगा? पार्टनरशिप बेनिफिट्स के लिए हो सकता है, सेक्शन 30 में लिखा हुआ माइनर कैन बी एन एजेंट। यस, माइनर कैन बी एन एजेंट, पर यहाँ ध्यान रखना, एजेंट याद होगा आपको, एक मेजर मतलब प्रिंसिपल अपने एजेंट को कुछ काम के लिए बोलता है, प्रिंसिपल अपने एजेंट को कुछ काम के लिए बोलता है। एजेंट जो भी करेगा, अच्छे बुरे के लिए जूते किसको पड़ेंगे? प्रिंसिपल को। अच्छे बुरे के लिए जूते किसको पड़ेंगे? प्रिंसिपल को। यहाँ समझने की कोशिश करना, ये प्रिंसिपल है और ये एजेंट है जो कि टेक्निकली छोटू है, मतलब माइनर है, ठीक है। अब प्रिंसिपल के बिहाफ पर प्रिंसिपल ने उसको एजेंट को बोला कि तो दुकान से सामान लिया, दुकानदार को बोला कि मेरे ब्याह पे ले जाएगा, लावे ले जावे, मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। अब ए के एक्ट से जो फायदा होगा वो भी प्रिंसिपल का, जो नुकसान होगा वो भी प्रिंसिपल का। लेकिन क्या बोला जाता है कि ए मस्ट एक्ट, एजेंट मस्ट एक्ट विद इन हिज अथॉरिटी। यानी अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला कि तेरे को एक्स गुड्स खरीदना है मेरे बिहाफ पर या एक्स गुड्स बेचना है मेरे बिहाफ पर, तो एजेंट के पास सिर्फ एक्स कमोडिटी को खरीदने बेचने का अधिकार है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। अगर वो वाई गुड्स खरीदता बेचता है तो प्रिंसिपल एजेंट को जूते मारेगा, जूते मारेगा। सर जूते कैसे मारेगा आप समझना। सपोज यू आर ए माइनर, सॉरी, सपोज यू आर माई एजेंट, नॉट माइनर, माइनर की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, सिंपल एजेंसी की बात कर रहा हूँ। यू आर माई एजेंट, मैंने दुकान वाले को बोला कि मेरे ब्याह पे आवे, कोई भी सामान लेवे तो आप दे देना, ठीक है सर। आपको मैंने घर से कह के भेजा कि एक मैगी का पैकेट लिया ना और एक बिस्किट का पैकेट लिया ना, मैगी और बिस्किट 2 ही सामान लाने बेटा, तीसरा सामान नहीं लाना है। नाउ यू आर माई एजेंट, यू ऑब्वियसली आप वहाँ जो काम करोगे मेरे बिहाफ पे करोगे, उधार सामान लाओगे, पैसा तो मैं ही दूंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं प्रिंसिपल हूँ, आप एजेंट हो। एजेंट जो काम करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? प्रिंसिपल की। आप दुकान पे गए, दुकान पे जाके आपने दुकानदार को कहा कि भैया एक मैगी देना, एक बिस्किट का पैकेट देना और 2 डेयरी मिल्क सिल्क ओरियो दे दो, अपनी गर्लफ्रेंड को दे के आ जाऊंगा। हाँ, पैसे तो सर के लगेंगे ही, दुकानदार थोड़ी पूछ रहा है अभी। मैं यहाँ माइनर की बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, क्लियर करना एकदम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माइनर। मैं कह रहा हूँ मैं प्रिंसिपल हूँ, आप एजेंट हो। आप दुकान से क्या लेकर आए? मैगी, बिस्किट और चॉकलेट्स। शॉपकीपर ने मुझे बिल भेजा, तीनों के पैसे मांगे, मुझे तीनों के पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, क्योंकि शॉपकीपर को मैंने क्लियर कहा था कि मेरा एजेंट है, मेरे ब्याह पर जो भी मांगना है दे देना, और आपने मेरे ब्याह पे वहाँ मांगा और मैंने उसको बोल रखा था भाई मेरे ब्याह पे जो भी मांगे दे देना। उसको क्या पता कि मैंने 2 आइटम बोला कि 3 आइटम बोला। शॉपकीपर को तो मैंने क्लियर बोल रखा था ना भाई जो मांगे दे देना, तो आपने जो मांगा उसने दे दिया। शॉपकीपर मेरे से तीनों के पैसे लेके जाएगा, लेकिन उसके बाद मैं आपको बुलाऊंगा और आपको बोलूंगा ये 2 चीज के पैसे मेरे, तीसरे पैसे आपको देने पड़ेंगे, एंड लीगली आई कैन फाइल ए सूट अगेंस्ट यू। मैं आपके खिलाफ सूट फाइल कर सकता हूं रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ दैट चॉकलेट। उन चॉकलेट के प्राइस के लिए मैं केस ठोक सकता हूं आपके खिलाफ कि जज साहब गर्लफ्रेंड को चॉकलेट देने के चक्कर में इसने मेरे 80 रुपए वाली एक थी मान लेते तो 80 160 रुपए खर्च कर दिए, 2 चॉकलेट लेके गया नालायक, पैसे दिलाओ मेरे को 160 रुपए 160, और जज साहब आपसे पैसे दिलवाएंगे। कहने का मतलब ये है कि एजेंट की अपनी एक अथॉरिटी होती है, एजेंट हैव टू बिहेव विद इन दैट अथॉरिटी। अगर एजेंट कभी अथॉरिटी से बाहर जाकर बिहेव करता है, अगर एजेंट कभी अथॉरिटी से बाहर जाकर बिहेव करता है तो उस एजेंट को पे ऑफ करना पड़ता है प्रिंसिपल को। एजेंट विल पे टू प्रिंसिपल, एजेंट इज लाइबल टुवर्ड्स प्रिंसिपल। लेकिन अगर एजेंट छोटू है, यानी अगर आप माइनर हो और आपने चॉकलेट्स लेके अपनी गर्लफ्रेंड को दे दी या बॉयफ्रेंड को दे दी, अब मैं कोर्ट में आपके खिलाफ केस नहीं कर सकता। यानी माइनर एजेंट तो हो सकता है, लेकिन उसको आप कभी रिस्पॉन्सिबल लाइबल नहीं कर पाओगे। प्रिंसिपल के अथॉरिटी से बियॉन्ड जाके भी अगर वो काम कर दे तो भी प्रिंसिपल जाने और उसका काम जाने, साहब तेरी गलती है, तूने ऐसा एजेंट बनाया ही क्यों था। देखिए, ए माइनर कैन बी एन एजेंट बट he will not be liable to his principal
फॉर हिज एक्ट, वो अपने काम के लिए अपने प्रिंसिपल के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, लाइबल नहीं होगा। ए माइनर कैन ड्रॉ, डिलीवर, एंडोर्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज को अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर ड्रॉ कर सकता है, आगे एंडोर्स कर सकता है, लेकिन वो कभी भी लाइबल नहीं होगा। यानी अगर ब्लैंक पेज ले लेते हैं, चलो ये ठीक रहेगा। यानी ए ने बी पर एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जो इसने एक्सेप्ट कर लिया, ड्यू डेट है 2 महीने बाद। बी ने एंडोर्स किया सी को, सी ने एंडोर्स किया डी को, डी ने एंडोर्स किया माइनर को, और उसने वापस एंडोर्स किया आगे किसी ई को, उसके बाद आगे एंडोर्स हुआ एफ को। अगर मान लो ऑन ड्यू डेट बी पेमेंट करने से मना करता है, तो एफ पैसा किससे रिकवर करेगा? ई से। ई किससे रिकवर करेगा? डी से। एम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, बाकी सब एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आप अपना काम जानो। डी सी से रिकवर करेगा, सी ए से रिकवर करेगा। एंडोर्समेंट में वापस उल्टे चेन से रिकवरी भी होती है अगर ड्यू डेट पर पैसा देने से मना कर दे तो, क्लियर है। बट माइनर विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अगर मान लो ए माइनर है, सपोज इसमें ये माइनर नहीं था, ए माइनर था, तो एफ ई से पैसे लेगा, ई डी से लेगा, ई सी से लेगा, लेकिन ए से पैसा ले, यहाँ कोई बंदा ही नहीं, मान लेते हैं अपन, नो वन इज हियर। तो एफ विल चार्ज फ्रॉम ई, ई विल चार्ज फ्रॉम डी, डी विल चार्ज फ्रॉम सी, बट सी को डायरेक्टली सूट करना पड़ेगा बी के खिलाफ ही। ए तो माइनर है, ए से पैसा रिकवर नहीं किया जा सकता। तो ए बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट लिख सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल नहीं, बाकी सब आप देख लो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट्स और गार्जियंस, बिल्कुल सही बात है। एक माइनर मार्केट में जाके कॉन्ट्रैक्ट कर ले और बोले साहब मेरे पापा पैसे देंगे, तो पापा इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, फादर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, गार्जियंस एंड पेरेंट्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। माइनर का काम माइनर जाने। इन द absence of authority express or implied, an infant is not capable of binding his parents or guardians even for necessaries। यानी आप किराने की दुकान पे किराने का सामान खरीदने जाओ, मान लो आप माइनर हो, किराने की दुकान पे किराने का सामान खरीदने जाओ और आप तो माइनर हो, आप बोलो उधार सामान दे दो, पापा पैसे देंगे, तो पापा इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्लियर करो। अगर दुकानदार ने आपको सामान दिया है तो दुकानदार के पैसे डूब गए, क्योंकि दुकानदार पापा से तो रिकवर कर नहीं सकता। यू कांट बाउंड योर फादर, फादर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, और आप माइनर हो तो आप वैसे भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, तो दुकानदार के पैसे डूब गए। कभी ऐसा आप कोशिश कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। द पेरेंट्स विल बी हेल्ड लाइबल ओनली व्हेन द चाइल्ड इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ द पेरेंट्स। यानी अगर पेरेंट्स ने चाइल्ड को बोला कि तू लेके आ जा और दुकानदार को बोला कि अरे आवे तब सामान दे देना, तो वो एजेंट हो गया ना। तो बिहाफ ऑफ फादर पेरेंट्स अगर वो काम कर रहा तो ठीक है, फिर पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है, वो तो एजेंट प्रिंसिपल वाली बात हो गई वहाँ। लेकिन नॉर्मली अगर कोई आप कहीं पे भी जाओ और बोलो यार मैं उनका बेटा हूँ और उनके बिहाफ पे आप मुझे सामान दे दो, जबकि उन्होंने आपको अथॉरिटी दी नहीं, सामने वाले को एजेंट वाली कोई बात है नहीं, एजेंसी वाली कोई चीज़ हुई नहीं, तो वहाँ पे इन दैट केस फादर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट, अगर कोई माइनर और एडल्ट का अगर जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट हो तो क्या होगा? यानी आप माइनर हो, मैं मेजर हूँ, हम दोनों ने मिलकर मिस्टर एक्स से गुड्स परचेज करने का एग्रीमेंट किया, ड्यू डेट पर पेमेंट देना है, आप तो बोल रहे हो मैं तो नहीं दूंगा, तो क्या होगा? तो वो बंदा मेरे खिलाफ सूट फाइल कर सकता है, मेरे से पैसा रिकवर कर सकता है। यानी अगर एक माइनर और एक मेजर है तो माइनर तो बच जाएगा, सारा का सारा बर्डन मेजर पे आ जाएगा, मेजर को पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, जितना गुड्स का ट्रांजैक्शन हुआ पूरा करना पड़ेगा। भाई अपन दोनों ने मिलकर ₹1,00,000 का सामान खरीदा था, ऐसा नहीं कि 50,000 आपका 50,000 मेरा, अपन दोनों जॉइंट थे, वहाँ पे जॉइंट एग्रीमेंट थे कि भैया हम दोनों को 1,00,000 का सामान खरीदना, आप 1,00,000 का सामान दो, हम आपको ₹1,00,000 देंगे। भाई अगर ऐसा होता, आपने बोला 50,000 आप 50,000, तो फिर जॉइंट का है, आपका उसका अलग एग्रीमेंट है, मेरा उसका अलग एग्रीमेंट है। जॉइंट का मतलब कि हम एक साथ जा रहे हैं, आप माइनर हो मेजर हो एक साथ जा रहे हैं, हम एक साथ जाके बोल रहे हैं कि भैया हमको ₹1,00,000 गुड्स खरीदना है, हम ₹1,00,000 देंगे, हम जॉइंट है। ऑन ड्यू डेट ही कैन आस्क मी टू पे कंप्लीट 1,00,000, वो मेरे खिलाफ 1,00,000 पूरे 1,00,000 के लिए सूट फाइल कर सकता है, आप बच जाओगे। श्योरिटी फॉर माइनर, श्योरिटी का क्या होता है साहब आप समझो। श्योरिटी मतलब होता है गारंटीयर, श्योरिटी मतलब गारंटीयर। आपको लोन लेना था, माइनर हो आप, आपको लोन लेना है, आप किसी मिस्टर एक्स के पास गए, एक्स भैया लोन दे दो ना। एक्स ने कहा साले तू लोन लेके भाग जाएगा, मैं तेरे खिलाफ केस भी नहीं कर सकता हूँ, बच्चा कहाँ पकड़ूंगा तेरे को, नहीं दे रहा लोन। आप मेरे पास आए, बोले सर आप तो हमको जानते हो हम कितने ईमानदार और अच्छे और नेक बच्चे हैं, आप एक छोटा सा काम कर दो ना सर, आप उसको बोल दो ना कि आपकी जिम्मेदारी है। मैंने जैसे ही एक्स को बोला कि तू लोन दे, आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं दूंगा, मेरी गारंटी,
अब मैं क्या कहलाऊंगा? श्योरिटी। मैं क्या कहलाऊंगा? श्योरिटी। जो किसी और की श्योरिटी ले लेता है वो श्योरिटी कहलाता है। आप समझ लेना, श्योरिटी मतलब गारंटी है। आपको लोन दे दे तो कल मैं रिस्पॉन्सिबल हूं कि नहीं हूं? हाँ, क्योंकि मेरे और एक्स के एग्रीमेंट में आप तो कहीं हो ही नहीं। देखो आप समझो, एग्रीमेंट मेरे और एक्स का बीच में क्या है? मैं एक्स को बोल रहा हूं कि आप इसको पैसे दे दो, मेरी जिम्मेदारी है। यानी एग्रीमेंट मेरे और एक्स के बीच में हो रहा है कि तू पैसे दे, मैं वापस दूंगा। तू पैसे दे, मैं वापस दूंगा। ये एग्रीमेंट हो रहा है किस किस के बीच में हो रहा है? मेरे और एक्स के बीच में। उसमें माइनर कहीं है क्या? नहीं। एक्स ने आपको पैसे, मतलब एक्स ने आपको पैसे दे दिए, आप पैसे खा गए, भाग गए, क्या मेरी लायबिलिटी बनती है? हाँ बिल्कुल बनती है। मैंने तो गारंटी दी थी, मुझे पैसा देना पड़ेगा। हमारा एग्रीमेंट है मेरा और एक्स का। माइनर इसमें ही कहा। माइनर कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता नहीं। अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो टेक्निकली आपके और कंपनी के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है कि नाउ यू आर द ऑनर ऑफ द कंपनी। कंपनी की प्रॉपर्टी पर आपका अधिकार, आपका हिस्सा है। एक तरह का एग्रीमेंट है वो। तो भैया माइनर जब एग्रीमेंट कर ही नहीं सकता, कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता है, तो माइनर शेयर होल्डर नहीं बन सकता। माइनर शेयर होल्डर नहीं बन सकता है। क्लियर बोला है। इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इसलिए शेयर होल्डर नहीं बन सकता। लेकिन मान लो सिचुएशन ऐसी आ जाए कि माइनर वहां पे शेयर होल्डर बन रहा है। कैसे? माइनर के पापा के नाम पे शेयर थे, पापा मर गए, तो ट्रांसमिशन किस पे आ रहा? माइनर के नाम पर। ठीक है साहब। किसी माइनर के पास पैसे, उसको शेयर खरीदने, उसने अपने गार्जियन के, अपने पेरेंट्स के नाम पर शेयर खरीद लिए। खरीदने उसको थे पर वो तो खरीद नहीं सकता था, तो उसने अकाउंट अपने पापा के नाम पे खुलवा के खरीद लिया। यानी या तो ट्रांसमिशन मतलब डेथ के बाद जो ट्रांसफर होता है वो ट्रांसमिशन कहलाता है। जो खरीदते हैं उसको ट्रांसफर बोलते हैं। खरीदते हैं वो ट्रांसफर, डेथ से जो आते हैं वो ट्रांसमिशन। चाहे डेथ से चाहे खरीद कर, माइनर के पास शेयर आए हैं लेकिन वो माइनर के गार्जियन के नाम पर है। एक्टिंग तो ऑब्वियसली उसके नाम पर रजिस्टर्ड तो हो ही नहीं सकता। कंपनी के रजिस्टर में कभी माइनर का नाम नहीं आ सकता है, वहां तो किसी ना किसी और व्यक्ति का नाम आएगा। हाँ, माइनर के बिहाफ पर उसने खरीदे हैं उसके नाम पे। भाई किसी के फादर की डेथ हो गया, माइनर पे आना था, कोर्ट ने गार्जियन अपॉइंट कर दिया, तो एक बार के लिए शेयर उस गार्जियन के नाम पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। लेकिन वो गार्जियन किसके बिहाफ पर एक्ट कर रहा है? ऑन बिहाफ ऑफ दैट माइनर। ठीक है ना? तो यहां लॉ बोलता है कि ऐसा हो सकता है, माइनर के नाम पे आ सकते हैं, लेकिन वो भी जब वो शेयर्स फुली पेड हो। क्योंकि अगर पार्टली पेड शेयर हुए तो वहाँ माइनर की लाइबिलिटी बन जाएगी बाकी का पेमेंट करने का, और वो दिक्कत है साहब। वो बाकी का पेमेंट आप माइनर को लाइबल नहीं कर सकते, उससे ले नहीं सकते हो। अगर इनडायरेक्टली भी माइनर मालिक है तो आप माइनर से ले नहीं सकते हो। इसीलिए फुल्ली पेड शेयर्स के लिए ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन के थ्रू माइनर के बिहाफ पर किसी और के नाम पर शेयर्स रह सकते हैं। वहाँ एक्चुअल ऑनर माइनर होगा, कंपनी के रजिस्टर में नाम किसी और का होगा। लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स, दुर्व्यवहार, सिविल रॉन्ग, क्राइम नहीं, सिविल रॉन्ग। मर्डर कर देना क्राइम है, चोरी कर देना क्राइम है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हो। जैसे आपने मेरे से, आप माइनर हो, आपने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया कि सर आपकी बाइक दे दो, हम कल आपको वापस ला के दे देंगे। ठीक है, मैंने आपको बाइक दी, आपने बाइक अपने दोस्त को बेच दी। लॉ कहता है ये सिविल टॉर्ट है, आपने चोरी नहीं किया है, आपने मर्डर नहीं किया है, ये सिविल रॉन्ग, ये टॉर्ट है, टॉर्ट। और लॉ कहता है इसके लिए आपको सज़ा होगी। जुबिलियन कोड्स होते हैं, जुबिलियन कोड्स में जुबिलियन कोड के अकॉर्डिंग, जुबिलियन कोड COD कोड के अकॉर्डिंग जुबिलियन कोड्स चलते हैं, और वो आपको 2 महीने 4 महीने 6 महीने जो भी होगा उसकी सज़ा भी दे सकता है। आपको बोल सकता है कि साहब पैसे पड़े हैं तो दे दो वरना सज़ा और लंबी होगी। समझ रहे हो? तो ये कह रहा है माइनर इज लाइबल इन टॉर्ट, टॉर्ट के लिए लाइबल है। हाँ, क्लियर करना, मैंने आपको बोला मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा, आप मेरी पेंटिंग बनाओगे, आपने पेंटिंग बनाने से मना कर दिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या किया आपने? ब्रीच। ब्रीच करना मतलब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देना, ब्रीच मतलब तोड़ देना, आपने तोड़ दिया। तो वैसे देखा जाए तो आपने भी दुर्व्यवहार ही किया मेरे साथ, टॉर्ट ही किया, गलती किया। भाई आपने तो बोला था कि आप मुझे ड्राइंग बना के दोगे, पेंटिंग बना के दोगे, अब नहीं बना के दे दो, आपने टॉर्ट किया। तो लॉ कहता नहीं भैया, ब्रीच वाला जो टॉर्ट है, ब्रीच वाला जो टॉर्ट है उसमें माइनर लाइबल नहीं है। ये देखो लैंग्वेज पूरी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ब्रीच वाले टॉर्ट के लिए नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो लाइबल होता ही नहीं है ना। इट टॉर्ट इज सिविल रॉन्ग, सिविल मतलब सामाजिक तौर पर कुछ गलत करना, क्रिमिनल नहीं है, सिविल है।
अब यार मैं आपको 5,000 रुपये का एग्रीमेंट कर रहा हूँ, आप मुझे पेंटिंग बना के दोगे, तो ये भी तो आपका टॉट ही, अगर आप मना करते हो तो आप दुर्व्यवहार ही कर रहे हो एक तरीके से। लेकिन लॉ कहता है कि नहीं साहब, इसमें आपको सज़ा नहीं देंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सज़ा नहीं होगी। कॉन्ट्रैक्ट के अलावा अगर कोई आपने क्राइम किया, सिविल रॉन्ग किया, टॉट किया, तो आपको सज़ा होगी। क्राइम करोगे तो सज़ा होगी होगी, वो तो फाइनल होनी होनी। ए माइनर इज लाइबल इन टॉट अनलेस द टॉट इन रियलिटी इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी अगर टॉट वास्तव में एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो तो आपको सज़ा नहीं होगी, बाकी होगी। Thus, where a minor borrowed a horse for riding only, he was held liable when he lent the horse to one of his friend who jumped and killed the horse. आपने मुझसे घोड़ा उधार लिया और आपने वो घोड़ा अपने किसी दोस्त को चलाने के लिए दे दिया और वो दोस्त घोड़े पे कूदा, जोर से घोड़ा मर गया, तो आप रिस्पॉन्सिबल हो साहब, आपने आगे क्यों दिया। आपको जुबिलियन कोर्ट में जो भी पेनल्टी, जो भी सज़ा होनी है वो होगी। Similarly, minor was held liable for his failure to return certain instrument which he had hired and then passed to a friend. यानी आपसे मैंने उधार, आपने मेरे से बाइक उधार ली और किसी और को आगे बेच दी, तो भैया आप गलत हो। पर्सन ऑफ साउंड माइंड, ये तो देखो एकदम क्लियर है, सेक्शन 12 आ गया। देखो लाइन से याद कर सकते हो, सेक्शन 10 में क्या लिखा हुआ था, चारों बातें। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, फ्री कॉन्सेंट, कैपेबिलिटी, और लॉ ने एक्सप्रेसली वॉइड नहीं बोला हो, ये चारों बातें आ गई थी। ऑब्जेक्टिव, लॉफुल ऑब्जेक्टिव एंड कंसिडरेशन वाली बात। सेक्शन 11 में क्या आ गया था, माइनॉरिटी वाला। सेक्शन 11 में कॉम्पिटेंस वाली बात स्टार्ट हो गई थी, कॉम्पिटेंस में माइनॉरिटी वाली सारी बात आ गई। 12 आते क्या आ गया, साउंड माइंड। 12 आते क्या आ गया, साउंड माइंड। तो अब समझो आप, साउंड माइंड के लिए हमने क्या बोला, ए पर्सन इज ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम व्हेन ही इट इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट एंड फॉर्मिंग ए रैशनल जजमेंट, यानी जब वो समझने कर एक रैशनल जजमेंट करने की कैपेसिटी में हो, तो उसको अपन बोलते हैं वो साउंड माइंड है, वो अपने हित को, अपने इंटरेस्ट को समझ सकता हो। क्लियर है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं। ए पर्सन हु इज ऑफ यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, यूजुअली अनसाउंड माइंड है बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, मेक ए कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। यूजुअली अनसाउंड, पर कभी कभार साउंड है, तो जब साउंड है तब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। यूजुअली साउंड है, कभी कभार अनसाउंड है, जब अनसाउंड है तब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। क्लियर है। लूनेटिक पर्सन है, सेन पर्सन, यानी एक बंदा लूनेटिक है पर कभी कभार अक्ल आती है तो उस समय कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता। पोजीशन ऑफ साउंड माइंड, अनसाउंड माइंड पर्सन मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। क्लियर करो, अनसाउंड माइंड वाले के लिए लॉ वही कहता है जो माइनर के लिए कहता है कि अनसाउंड माइंड वाले के लिए एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। लेकिन अगर नेसेसरी से सप्लाई की गई है, नेसेसरी सप्लाई की गई है, तो उसकी प्रॉपर्टीज आप रिकवर कर सकते हो। नेसेसरीज की डेफिनेशन वही है जो माइनर के लिए थी। तो माइनर और अनसाउंड माइंड में ये सिमिलरिटी है कि दोनों के ही वॉइड हैं, दोनों के ही वॉइड हैं, लेकिन नेसेसरीज के केस में चलेगा चलेगा चलेगा। अब यहाँ पे दो बातों पे आप एक बार वापस गौर फरमाना, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें वापस आप देखने की कोशिश करना एक बार। एक पर्सन यूजुअली अनसाउंड माइंड का है, लेकिन कभी कभार साउंड हुआ और साउंड माइंड में अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वैलिड है क्या? हाँ। अब कोर्ट में प्रूफ कौन करेगा कि उस समय उसका माइंड साउंड था कि नहीं था? सेकंड पार्टी, दूसरा बंदा, क्योंकि वो तो यूजुअली अनसाउंड है, कॉन्ट्रैक्ट करके वापस पागल हो गया वो, तो वो कैसे प्रूव करेगा? कोर्ट उसको कैसे बोल सकता तू प्रूव कर, तेरी अकल ठीक थी? वो ले प्रूव करूं, भाटा मारूं तेरे सर पे। जो आदमी यूजुअली पागल है, कोर्ट उसको थोड़ी बोल सकता है कि तू प्रूव कर, तो उस समय तेरी अकल ठीक थी। यहां प्रूफ का बर्डन किसके ऊपर है? दूसरे वाले बंदे पर। और जब एक बंदा यूजुअली साउंड माइंड का लेकिन कभी अनसाउंड माइंड का था और उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कभी अनसाउंड माइंड का था, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो वॉइड है, और वो कहता है कि साहब उस समय तो मेरी अकल ठीक नहीं थी, तो ही हैव टू प्रूव। यानी सेकंड वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में कौन प्रूव करेगा? सेकंड पार्टी। और सेकंड वाले केस में कौन प्रूव करेगा? जो बंदा खुद को साउंड माइंड का, अनसाउंड माइंड का बता रहा है कि उस समय अनसाउंड माइंड का था, उसको प्रूव करना पड़ेगा। यानी यूजुअली अगर साउंड है, कभी अनसाउंड हुआ, तो ही हैव टू प्रूव कि उस समय अनसाउंड था। और यूजुअली अनसाउंड है, कभी साउंड हो गया, तो सेकंड पार्टी हैव टू प्रूव कि उस समय वो साउंड था। वापस यही बात सेम यहां लिखी गई है, साउंड अनसाउंड वाली, कुछ अलग नहीं है। डिस्क्वालीफाइड कौन कौन है? माइनर तो डिस्क्वालीफाइड होता ही है, अनसाउंड माइंड तो डिस्क्वालीफाइड होता ही है। कुछ और लोगों को कॉन्ट्रैक्ट से डिस्क्वालीफाई कर रखा है, कुछ को पार्शियली, कुछ को होली। जैसे फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह पार्शियली डिस्क्वालीफाइड है। अगर वो रिटर्न में लिख के देते हैं कि चलिए हम भले फॉरेन डिप्लोमेट से हमारे पास इम्यूनिटी है, हमारे खिलाफ भारत में केस नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम रिटर्न में देते हैं कि हम भारत के लॉ से खुद को बाउंड करते हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ भी गलती हुई तो हमारे खिलाफ केस किया जा सकता है, हमको सजा हो सकती है।
तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे, यानी पार्शियली वो क्या है, डिस्क्वालीफाइड है। सो दैट द कॉन्ट्रैक्ट्स बाय सच पर्सन्स आर वॉइड। इनकम्पिटेंसी में पॉलिटिकल स्टेटस हो सकता है, कॉर्पोरेट स्टेटस हो सकता है, लीगल हो सकता है, एक्सेट्रा। पॉलिटिकल स्टेटस में हमने बोला प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, नहीं कर सकता। कॉर्पोरेट स्टेटस में कंपनी नहीं कर सकती है। एक कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो लिखा हुआ है उसके बाहर जाकर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। मेमोरेंडम में लिखा है कि वो सोप खरीद सकती है, बेच सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है, सोप बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीद सकती है, सोप की पैकेजिंग मटेरियल खरीद सकती है। उसके मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि वो कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी क्यों बनाई जा रही है, सोप बिजनेस के लिए, साबुन के बिजनेस के लिए। साबुन खरीद सकती है, बेच सकती है, मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है, साबुन का रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल सब खरीद सकती है, उनको बेच सकती है, सारा काम कर सकती है साबुन के रिगार्डिंग। लेकिन अगर इस कंपनी का डायरेक्टर किसी मिस्टर एक्स से एग्रीमेंट करता है, सपोज कर लो डिओड्रेंट खरीदने का, डीओ खरीदने का, तो दिस एग्रीमेंट इज वॉइड। लॉ कहता है कि बियॉन्ड द मेमोरेंडम, जो कंपनी का जो डॉक्यूमेंट बना हुआ है, कॉर्पोरेट जो भी अथॉरिटी होती है उसका मेमोरेंडम बनता है, उसका डॉक्यूमेंट बनता है। इस मेमोरेंडम को हम उसका कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। तो बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी है, कोई भी कंपनी है, उसका एग्रीमेंट वॉइड है, उसकी वहां एग्रीमेंट करने की पावर नहीं है। उसके अलावा अब देखिए किस किस के नाम है। फॉरेन सॉविजिनर्स, एम्बेसडर्स, इनको मैंने बोला इम्यूनिटी होती है, जब तक लिखित में नहीं देंगे तब तक एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। एलियन एनिमी, जिसके तो हमारा युद्ध चल रहा हो, अगर इंडिया पाकिस्तान का अभी युद्ध चल रहा है, फिलहाल वैसे तो नहीं चल रहा, अगर युद्ध चल रहा हो एट दैट टाइम आप एग्रीमेंट करोगे तो वॉइड है। क्लियर करना, डिक्लेयर्ड वॉर होना चाहिए, जैसे कारगिल वॉर हुआ, उससे पहले वॉर हुआ, तो क्लियरली गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, ऑफिशियली हमारा प्रेसिडेंट, हमारा प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर करता है कि वी आर एट वॉर। उस डिक्लेरेशन से लेकर वॉर एंड का जब तक डिक्लेरेशन नहीं आता, उस दौरान अगर कोई भी एग्रीमेंट किया गया तो वॉइड है। एलियन एनिमी का मतलब उस देश का नागरिक जिसके साथ हमारा एक्चुअली वॉर चल रहा है। इंडिया इज नॉट राइट नाउ, इंडिया इज नॉट एट वॉर विद चाइना और पाकिस्तान, विद एनी कंट्री के साथ नहीं है हमारा। कॉर्पोरेशंस, कोई भी कॉर्पोरेशंस, कोई भी कंपनी बियॉन्ड हिज कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कन्विक्ट्स, जिनको जेल हो चुकी है वो नहीं कर सकते, सजा याफ्ता मुजरिम है। इंसॉल्वेंट, दिवाली लोग नहीं कर सकते, इनको लॉ ने मना किया है। चलिए, ये हमने कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, एक लंबा सा वीडियो था लेकिन कैपेसिटी पूरा खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलते हैं फ्री कॉन्सेंट के लिए। फ्री कॉन्सेंट को 2 टुकड़ों में करके आराम से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, धैर्य से पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय।